नमस्कार। आज हम लोग भारतीय संविधान के प्रियम्बल के बारे में जानेंगे कि प्रियम्बल क्या है और कहाँ से लिया गया है। हम इन मुद्दों पर सबसे पहले बात करेंगे। हिस्ट्री, मीनिंग, प्रियम्बल हमें क्या क्या आइडिया देता है और प्रियम्बल क्या पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, और लास्टली उसके सिग्निफिकेंस को लेकर के। इन 5 मुद्दों के बारे में जान करके या पढ़ करके हम ये समझेंगे कि प्रियम्बल आया कहाँ से है और प्रियम्बल बात क्या चीज का करता है। आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले हिस्ट्री से। हिस्ट्री की अगर बात करें तो प्रियम्बल भारतीय संविधान का शुरू में कोई अंग या फिर शुरू में इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया कि हम इन बातों को लेकर के भारतीय संविधान में आगे बढ़ेंगे और भारतीय संविधान में क्या क्या हमें चाहिए, उसके अंदर और क्या क्या हम बातें ला सकते हैं जो कि हमारे देश के लिए और हमारे नागरिकों के लिए जरूरी हो, उसके बारे में बात की गई थी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। और ये बाद में 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। तो ये 2 डेट है जो हिस्ट्री में आपको याद रखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज फॉर्म में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि किसके द्वारा लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। प्रियम्बल को पहले क्या कहते थे, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते थे। कब लाया गया? 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जो सीए दिख रहा है आपको, ये सीए का मतलब हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। तो ये 3 से 4 चीजें हिस्ट्री की आपको याद रखने की है। अब हम जानते हैं प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। आप सब भी सोचिए कि प्रियम्बल का मतलब क्या हो सकता है। हिंदी में तो आपको या हमें सबको पता है कि प्रियम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, पर प्रियम्बल जो है एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है प्रियम्बलस, PREAMBULUS, प्रियम्बलस। इसका मतलब होता है कि आप क्या पर्पस लेकर के आ रहे हैं, क्या यूजेज है, क्या प्रिंसिपल्स है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है। मेनली जो हमारा मुद्दा था वो था ऑब्जेक्टिव्स का, इसलिए आपको याद होगा कि प्रियम्बल को स्टार्टिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के तौर पे लाया गया था कि ये हमारा उद्देश्य है। और इसी प्रियम्बल को हिंदी में अगर देखा जाए तो उद्देशिका भी कहा जाता है। अब ये हमारे मीनिंग से हमें क्लियर हो गया कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है। अब जो तीसरा पायदान था उस पर हम लोग आते हैं कि प्रियम्बल हमें आइडिया क्या देता है। तो प्रियम्बल सबसे पहले हमें आइडिया देता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, इसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि भारतीय संविधान में प्रियम्बल क्या है। ये आपको दिख रहा होगा प्रियम्बल। अब एक छोटा सा जादू होगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आपको नजर आ रहा है, ये नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तीन भागों में हमने मुख्यतः डिवाइड किया प्रियम्बल को कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम और आप ही संविधान के सोर्स हैं। जो 3C की बात अभी हम लोग करेंगे, कंट्री, सिटीजन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यही तीनों मिल करके संविधान का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इट इज द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रकृति क्या है संविधान की? इन्हीं 5 तत्वों के इर्द गिर्द ही हमारा पूरा का पूरा संविधान दौड़ता है। और हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या है? न्याय, लिबर्टी यानी कि आपको स्वतंत्रता प्रदान करना, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा के बारे में, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। अब आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे, समझाया कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो 3C की हम लोग बात करते हैं, सिटीजन, कंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये 3 चीजें हैं जिससे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है। किसके लिए? तो सिटीजन के लिए। और कहां पर लागू होगा? तो कंट्री पर लागू होगा। और किसके द्वारा लागू किया गया? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा लागू किया गया। ये याद रखने की चीज है। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे अगर अब कोई भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेचर, नेचर में भी हम लोग देख रहे थे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें जो ये दो जो शब्द है सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 42वां संशोधन
संवैधानिक संशोधन 1976 से ऐड किया गया था सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को। अब हम एक एक करके जानते हैं कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। सॉवरेन एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, सुपरेनस, जिसका मतलब क्या होता है, जो कि बाद में फ्रेंच में जाकर के सॉवरनिटी भी बना और बाद में इसे इंग्लिश टर्म में सॉवरेन भी कहा गया। इसका मतलब होता है कि अगर हम इसे पढ़ें लिटरल मीनिंग में, तो द टर्म वाज ओरिजिनली अंडरस्टैंड टू मीन द इक्विवेलेंट ऑफ सुप्रीम पावर। हिंदी में इसे हम संप्रभुता भी बोलते हैं, ऐसी शक्ति जिसके ऊपर किसी और का या किसी बाहर के एक्सटर्नल का कोई दबाव या कोई प्रेशर ना हो, यानी हम खुद में ही सब कुछ है, हम संप्रभु है खुद के लिए, और खुद के लिए हम डिसीजन ले सकते हैं, कोई एक्सटर्नल। हम अपने आप को सॉवरेन सबसे पहले घोषित क्यों किए, सोचने वाली बात है। सॉवरेन हम अपने आप को इसीलिए घोषित किए क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम डोमिनियन ऑफ इंडिया बने। डोमिनियन यानी कि काम तो यहाँ हम लोग करेंगे पर परमिशन हमें किससे लेना पड़ेगा, ब्रिटेन जा करके। बट लास्टली हमने बोला कि नहीं, हम सॉवरेन रहेंगे, हम संप्रभु रहेंगे, हम ही सुप्रीम है, हमारे हमसे ऊपर फिर कोई नहीं हो पाएगा। सॉवरेन का अगर लिटरल मीनिंग समझा जाए तो आई एम द सुप्रीम, आई एम द सुप्रीम कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, ये भी एक लैटिन वर्ड सोशलिस्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सामाजिकता। अब भारत में जो सोशलिस्ट शब्द है ये नेहरू और गांधी के सोशलिस्ट शब्द से निर्माण किया गया है, और इसका हमें परछाया शैडो देखने को मिलता है डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। वहां हम लोग देखेंगे आर्टिकल 39 देखेंगे या आर्टिकल 40 देखेंगे, जहाँ विलेज पंचायत की बात है। ये कहीं ना कहीं सोशलिस्ट जो शब्द है प्रियम्बल में, ये वहां पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में दर्शाता है, जिसका मतलब अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कंपेनियन, कंपेनियनशिप, एसोसिएशन और सोशल होना, सामाजिक होना। सेक्युलर शब्द, इंडिया में सेक्युलर शब्द को बहुत अलग अलग तरीकों से देखा गया है, पर माफ कीजिएगा, दुनिया में सेक्युलर शब्द को बहुत अलग अलग तरीकों से देखा गया, पर इंडिया में बात करें तो इंडिया में सेक्युलर शब्द को पॉजिटिव रूप में देखा गया। अगर हम सेक्युलर शब्द को देखें तो इसका मतलब होता है कि स्टेट जिसका अपना कोई धर्म या नहीं हो। दो केस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, उससे पहले यही दो केस है जहां पर सेक्युलर शब्द को अच्छे से बताया गया था और अच्छे से डिस्क्राइब किया गया था। केशवानंदा भारती केस में सेक्युलर शब्द को डिस्क्राइब करते हुए बताया गया कि आप सेक्युलर का मतलब भारत को ये नहीं समझे कि अलग अलग धर्म के लोग हैं उसको हम नहीं मानेंगे, नहीं। और सेक्युलर जो शब्द है ये 42वां संशोधन 1976 से ऐड किया गया था। सेक्युलर का मतलब हुआ कि हम एज ए स्टेट कोई धर्म नहीं मानेंगे, पर वही हमारा आर्टिकल 25 से लेकर के 28 क्या बात करता है कि आप अपने धर्म को प्रोफेस और प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी भी तरीके का बंदिश कोर्ट के तरफ से या फिर स्टेट के तरफ से नहीं होगा। यही केशवानंदा भारती केस में कहा गया और एसआर बोमई केस में भी कहा गया सेम चीज कि सेकुलर जो शब्द है इसको ओमिट नहीं किया जा सकता, हटाया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब हम बात करते हैं अपने आगे बढ़ते हुए डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी आप और हम सभी को पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ। अगर लिटरल मीनिंग देखें तो डेमो का मतलब पीपल, क्रेसी का मतलब रूल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल। हम ऐसा गवर्नमेंट चुन रहे हैं जहां पर इलेक्शन के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी रिप्रेजेंटेशन हो हमारा इलेक्शन के थ्रू, पीपल का विल हो कि हमें अब अपना रिप्रेजेंटेशन करके कहीं भेजना है और वो लोग हमारे लिए लॉ बनाएंगे, हमारे वेलफेयर के लिए लॉ बनाएंगे। इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेटिक वे में काम करना, प्रजातंत्र। अब आते हैं रिपब्लिक पे। रिपब्लिक भी लैटिन फ्रेज रेस पब्लिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पब्लिक अफेयर। पर इसका अगर हम लिटरल मीनिंग लेकर के चले तो रिपब्लिक का मतलब हुआ कि जहां पर कोई हेरिडेटरी ऑफिस नहीं हो, यानी एग्जीक्यूटिव का जो हेड होगा वो हेरिडेटरी नहीं होगा, वंशागुणत नहीं होगा, वो इलेक्टेड होगा, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्टेड हो या फिर इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो। डायरेक्टली इलेक्टेड यूएसए का एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पर इंडिया में प्रेसिडेंट का चुनाव इनडायरेक्ट वे में होता है, यानी कि हम वंशागुणत नहीं लेकर के क्या जा रहे हैं, इलेक्शन के थ्रू जा रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, रिपब्लिक कह रहे हैं।
अब हम लोग आए अपने लास्ट के फेज में। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, जो अभी हम लोग देख भी रहे थे प्रियम्बल के बारे में, कि प्रियम्बल का नेचर क्या है, प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में हमने डील कर लिया है। अब मेन क्वेश्चन एराइज होता है, क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होती है री-बेरोबेरी केस से 1960 में। इस केस में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसको जैसे प्रियम्बल के हर एक पार्ट को संविधान सभा में प्रस्तुत करके उसको पारित किया गया था, परंतु प्रियम्बल को पारित नहीं किया गया। ऐसा कहा हुआ था री-बेरोबेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। दूसरा केस आया केशवानंद भारती केस 1973। ये तीनों केस आपको याद रखना है। केशवानंद भारती केस 1973 में क्या कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? अभी तो आप कह रहे थे कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मजाक चल रहा है क्या? नहीं भाई, मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पर कोर्ट सीरियस थी यह बताने के लिए कि पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के रूप में प्रियम्बल को जानते थे और बाद में उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम क्या पड़ गया? प्रियम्बल। अभी हमने देखा था हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था और बाद में उसी का नाम क्या पड़ गया? प्रियम्बल। और उसी प्रियम्बल, उसी उद्देशिका को लेकर के हम लोग आगे बढ़े थे। तो इसलिए प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम इससे भाग नहीं सकते। और लास्टली LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में, चूंकि बार बार आ रहा था ये क्वेश्चन, क्या प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, जबकि केशवानंद भारती केस में साफ साफ कह दिया गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लास्टली LIC ऑफ इंडिया केस में कहा गया कि भैया अब दोबारा मत आना, अब यहाँ हम कह रहे हैं कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब मान लो, अब दोबारा पूछने मत आना कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो अब आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस में कहा गया कि भैया अब दोबारा मत आना पूछने के लिए कि अब प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, LIC ऑफ इंडिया केस में। और किस केस में यह कह दिया गया था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? केशवानंद भारती केस। और किस केस में कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? री-बेरोबेरी केस। मैं बार बार इस केस के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही वो केस है जो डिटरमाइन करती है कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ओके, यहां तक डन है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट फेज में, लास्ट फेज में हम सिग्निफिकेंस के बारे में जानते हैं। मुझे लगता है कि 5 से 10 मिनट के इस अंतराल में हमने जाना कि प्रियम्बल का नेचर क्या है, प्रियम्बल किसके लिए है, वो अब 3C आपको याद हो गया होगा, सिटीजन, कंट्री और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेचर में हमने देख लिया पांचों, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसी तरीके से याद करना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, और यही अब जंबल वर्ड्स में को MCQ में भी आता है। और लास्ट नेचर ऑफ द नेचर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने देखा था, जो आगे हम लोग अभी देखेंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है जस्टिस, यानी न्याय कैसा होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। हमें न्याय कैसा मिलना चाहिए, ये याद रखने की चीज, और आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। मेरे साथ साथ आप दोहराते चलिएगा तो याद हो जाएगा। न्याय यानी जस्टिस कैसा मिलना चाहिए, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है कि फ्रीडम, यानी कि आजादी, स्वतंत्रता। लिबर्टी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो यही होता है। अब लिबर्टी क्या चीज का, तो लिबर्टी सोचने का लिबर्टी, अपने आप को एक्सप्रेस करने का लिबर्टी, हमारा बिलीफ और फेथ क्या है उसकी लिबर्टी, और वर्शिप की लिबर्टी, पूजा पाठ करने की लिबर्टी, हम किसको माने किसको नहीं माने इसकी लिबर्टी। और इक्वलिटी यानी समानता, समानता किस चीज में, स्टेटस में, यानी आपका और मेरा जो स्टेटस है उसमें समानता होना चाहिए, प्रतिष्ठा के बारे में और अपॉर्चुनिटी के बारे में। इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग आर्टिकल 15 और 16 में भी देखते हैं, जहां पर यह डील किया जाता है कि कैसे अपॉर्चुनिटी दी जाए किसी वीमेन को, या कैसे अपॉर्चुनिटी दी जाए किसी पब्लिक बिजनेस में या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, वो आर्टिकल 16 के अंदर बताया गया है। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ये वही भाईचारा है जो बार बार हम लोग को सुनने को मिलता है कि ये भाईचारा शब्द कहाँ से आया, ये यहीं से आया है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो फ्रेटर्निटी का लिटरल मीनिंग होता है ब्रदरहुड, जो एश्योर करता है, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये जो इंटीग्रिटी शब्द आपको नजर आ रहा है, ये इंटीग्रिटी शब्द भी 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। यानी अभी तक मैंने आपको बताया कि तीन चीजें 1976 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी: इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है एमसीक्यू फॉर्म में, या कहीं पर भी अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये तीन चीज पूछी जाती है कि 42वां संशोधन से, संविधानिक संशोधन से तीन चीजें प्रियम्बल में जो ऐड की गई वो क्या क्या थी: सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये हमारा फ्रेटर्निटी, भाईचारे के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में हमने जाना कि हम एश्योर करना चाहते हैं कि हम कंक्लूड कर रहे हैं कि प्रियम्बल आखिर कहना क्या चाहता था। तो हमने अच्छे से देखा कि प्रियम्बल किन किन बातों पर बात किया है, और लास्टली अब जानते हैं इसके सिग्निफिकेंस को लेकर के। पहला केस था आईसी गोलकनाथ केस 1967 में, जिसमें क्या कहा गया कि प्रियम्बल कंटेन्स इन अ नटसेल इट्स आइडियल्स एंड एस्पायरेशन। आईसी गोलकनाथ केस में वहां पर प्रियम्बल के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, पर यह बताया गया कि प्रियम्बल अपने आप में उन आइडियाज और एस्पायरेशन को अपने अंदर निहित करता है जो संवैधानिक सभा में मौजूद मेंबर्स के द्वारा बताई गई थी। और केशवानंद भारती केस में आपको और हमें सबको पता है, अभी हमने जस्ट डिस्कस करके आया, जिसमें कहा गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाद में आगे चल करके हमने देखा कि जहां ये बताया गया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड। डन यहां तक। अब हम लोग आते हैं अपने वहीं पर जहां से हमने शुरू किया था। ये हमने देखा, ये रहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल। वी द पीपल ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैविंग solemnly resolved to constitute India into the nature। अब हम लोग बात कर रहे हैं sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizen justice। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी कैसा? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी कैसा? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। These are the objectives। And lastly हम लोग क्या कह रहे हैं? In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। यानी कि 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें यह संविधान बना करके दे रही है। और संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एडॉप्ट कब हुआ और इनफोर्स कब हुआ? एडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949, और इनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अब आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में अच्छे से कि ये इन्फोर्समेंट डेट और एडॉप्शन डेट, हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। फिर आगे हम लोग टेरिटरी और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके हम लोग पूरे जितने भी 22 पार्ट है उसको कवर करेंगे। थैंक यू। ये प्रियम्बल का लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद।